आज का टॉपिक है हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि ये जो ड्रग्स है, ये जो एजेंट्स है, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्लाज्मा का वॉल्यूम क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, या ऐसी कौन कौन सी डिजीज या कंडीशंस होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें कि हमको प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है। सबसे पहले थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आपका ब्लड, प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है। ब्लड जो होता है वो एक टाइप का आपका कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ के रखता है और आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा को यदि हम सिंपल सा डिफाइन करें कि आपके ब्लड में से यदि ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, जो कि आपको स्ट्रॉ कलर्ड का और क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। सीरम इज अ प्लाज्मा दैट इज विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। और सीरम क्या होता है? सीरम जिसमें के अंदर प्लाज्मा हो लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो। तीनों में डिफरेंस हो गया। ब्लड मतलब होल कंपोजिशन, और प्लाज्मा वो जिसके अंदर की सिर्फ ब्लड सेल्स ना हो, और सीरम जिसके अंदर की प्लाज्मा हो लेकिन प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो, तो वो होता है हमारा सीरम। अब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं? दे आर द fluids or intravenous fluid solution that are used to increase or retain the volume of fluid into the circulating blood। ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको या तो बढ़ाने के काम आता है, या उसको अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए यूज में किया जाता है। जनरली वॉल्यूम एक्सपेंडर आर यूज टू रिप्लेस द फ्लूइड्स that are lost during the illness, trauma or the surgery। तो जितने भी आपके प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं वो जनरली कब यूज किए जाते हैं? जब कोई इलनेस हो, ऐसी इलनेस जिसमें कि आपका ब्लड वॉल्यूम का लॉस हुआ हो, जैसे कि आपका डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया। तो यह इन कंडीशन में क्या है कि बहुत ज्यादा हमारा बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है। तो उस कंडीशन को पूरा करने के लिए हम वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज करते हैं। जैसे ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा के अंदर क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारा ब्लड का लॉस हो गया, और उस टाइम पे उसको उस कैटेगरी का, जिस भी ब्लड ग्रुप का वो पेशेंट है, वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा है। तब उस कंडीशन में पेशेंट क्या, डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो मेंटेन हो जाता है। तो ये ऐसे ही सर्जरी के टाइम पे जब बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा हो, तब उस कंडीशन में भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स को चढ़ाया जा सकता है। सबसे मेन चीज क्या होती है, ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते हैं। सही है। आपका ब्लड में और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स में जो एक मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि आपका ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते हैं। अब कितने टाइप के प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं? दो टाइप के होते हैं जनरली, क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड। Crystalloids are the aqueous solution of the mineral salt or other water soluble molecules, example normal saline, dextrose, ringer solution। ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो फ्लूइड चढ़ाया जाता है किसी पेशेंट को, ड्रिप जो चढ़ाई जाती है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माइक क्रिस्टलॉइड की होने से कैटेगरी में, डिस्टर्ब जिसमें आपका है किसी डेक्सट्रोज का। का सोल्यूशन आ गया, है ना, सर किसी का नॉर्मल माइक ऑन है, सलाइन आ गया, डिस्टरबेंस हो रहा है। रिंगर सोल्यूशन आ गया। ये सब आते हैं हमारे क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी में, जो कि सिंपल एक्वा सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर की मिनरल सॉल्ट होते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स आर द लार्जर insoluble molecules such as dextrane, human albumin, gelatin, blood एंड अदर जितने भी आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके कोलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड, जो कि हमारे दो टाइप के प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं। अब एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के अंदर क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? वो आइसो ऑनकोटिक होना चाहिए विद प्लाज्मा। जो आपका प्लाज्मा है, जो आपका ब्लड है, उसके साथ उसका जो प्रेशर होना चाहिए, उसकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, दैट विल बी द आइसोटोनिक। मतलब उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट ओनली।
जितना आपका सेल के बीच का स्पेस जो होता है, दो सेल के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए जो भी हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज कर रहे हैं। इट इज फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट। फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये कोई भी अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो ना करे, क्योंकि ये सिर्फ आपके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। यदि कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या किसी तरह का ये रिएक्शन शो करेंगे तो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नॉन पायरोजेनिक होना चाहिए, मतलब इसको लेने के बाद पेशेंट को फीवर नहीं आना चाहिए। नॉन एलर्जिक होना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं होनी चाहिए, इचिंग, रेडनेस, है ना, फीवर। नॉन एंटीजेनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट ना हो, कि सपोज करो आप किसी को ड्रिप चढ़ा रहे हो और उसको फीवर आ जाए या उसको बहुत जोर से शिवरिंग होने लगे। तो ये सारी कंडीशन एक आइडियल जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है उसके अंदर नहीं होती है। नो इंटरफेरेंस विद द ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो होते हैं, अभी आप एग्जाम्पल से समझ गए कि क्या चीज है जो हम ड्रिप चढ़ा रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि हम ए ब्लड ग्रुप वाले को अलग चढ़ाएंगे, बी वाले को अलग चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस मैचिंग नहीं करती है। आप किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी को कोई भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर जो है वो इजीली से चढ़ा सकते हैं। ये स्टेबल होना चाहिए, इजीली स्टेराइजेबल होना चाहिए और कॉस्ट वाइज भी चीप होना चाहिए। कोलोइडल प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, अभी हमने दो पढ़े, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर हमारा क्या आता है, ह्यूमन एल्बुमिन आता है, डेक्सट्रेन आता है, डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर आता है जिसको कि पॉलीजिलीन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च आता है, रीटा स्टार्च बोलते हैं इसको, और पॉलीविनाइल पायरोलिडीन आता है, पीवीपी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कोलोइडल प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के। अब इनको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। दे आर जनरली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, इंक्रीजेस द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, ड्रॉइंग वाटर इनटू द प्लाज्मा फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के बेसिस पे काम करते हैं। मतलब जब भी आप इनको किसी पेशेंट को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब अब जिस जैसे आपने सपोज करो किसी को ड्रिप लगाया क्रिस्टलॉइड का, तो क्रिस्टलॉइड जो है वो हैवी मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे ही आपके ब्लड के अंदर मिक्स होंगे और सेल के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। और वहां पे जो ब्लड की कमी, मतलब फ्लूइड की जो कमी हो गई थी, वो कमी को पूरा कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. Since the lost blood is replaced with a suitable fluid, the now diluted blood flow more easily even in small vessels. As a result of chemical changes, more oxygen is released to the tissue. अभी वही बताया मैंने आपको कि जैसे ही हम इसको ब्लड के साथ रिप्लेस करेंगे, इस फ्लूइड को आप किसी पेशेंट को ड्रिप के थ्रू चढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक केमिकल एक्सचेंज के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाएगा और वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा और जो फ्लूइड की कमी हुई है उसको पूरा करेगा। तो इसमें अब एक एक करके कंपाउंड पढ़ते हैं। पहला है हमारा ह्यूमन एल्बुमिन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा, मतलब जो आपका ह्यूमन ब्लड है उसको पूलिंग के थ्रू, है ना, पूलिंग के थ्रू मतलब उसमें से होल ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर उसमें से आपका एल्बुमिन को निकाला जाता है। इट कैन बी यूज्ड विदाउट रिगार्ड टू द पेशेंट हेल्थ, डजंट इंटरफेयर विद द कोगुलेशन। इसका क्या एक एडवांटेजेस है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को आप दे सकते हो, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ ये कोगुलेशन शो करेगा, तो ये सेफ है किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। इट इज फ्री ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस। जनरली क्या होता है कि जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं, यदि हम किसी को ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू चढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, हेपेटाइटिस का। यदि कोई पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस वायरस से और उसका ब्लड ग्रुप आप यदि किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ा दोगे तो उसको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन इस टाइप की प्रिपरेशंस में जो आपके कोलोइडल प्रिपरेशंस होती है, उसमें हेपेटाइटिस का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। So these are the first line treatment for the management of shock or any kind of trauma condition.
क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन मस्ट बी इन्फ्यूज कंकरेंटली फॉर द ऑप्टिमम बेनिफिट। मतलब इनके साथ साथ जब हम किसी को कोलॉइड इन्फ्यूज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन भी इन्फ्यूज कर सकते हैं फॉर द मोर बेनिफिट। इट हैज बीन यूज्ड इन द एक्यूट हाइपर हाइपोप्रोटीनीमिया। जब किसी पेशेंट को प्रोटीन की कमी होने लगती है, तब मतलब जब बहुत ज्यादा कमी हो रही है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, तब उस कंडीशन में आप एल्बुमिन को उसको इन्फ्यूज कर सकते हो, तो उसकी जो प्रोटीन की कमी है वो भी कमी पूरी हो जाएगी। इट इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। यदि हम इसको क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन के कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो मार्केट अवेलेबल प्रिपरेशन है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो इंजेक्शन फॉर्म में या इन्फ्यूजन फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक एल्ब्यूडेक, एल्ब्यूपेन 50 और 100 ml इंजेक्शन, एल्ब्यूमेड 5% एंड 20% इन्फ्यूजन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है आपका डेक्सट्रेन। डेक्सट्रेन आर अ ग्रुप ऑफ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज, जो कि सुक्रोज से निकलता है आपका बीट रूट जिसको हम बोलते हैं। बीट रूट से आपका एक पॉलीसेकेराइड को आइसोलेट किया जाता है, उसको डेक्सट्रेन में कन्वर्ट करते हैं। फिर different dextran preparation are polydispersed mixture grouped on the basis of their average molecular weight, which is different from average molecular weight of the particle with colloid oncotic power, which is important for the hemodynamic action। तो डेक्सट्रेन जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट का आइसोलेट किया जाता है, फिर उसको अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड कर लिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन उसको वही एडमिनिस्टर किया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है तब आप उसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन को इन्फ्यूज करोगे, और यदि बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन नहीं है तब आप उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन को इन्फ्यूज कर सकते हो। तो ये डेक्सट्रेन 40 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, 40,000 डाल्टन। तो डेक्सट्रेन 40 इसलिए बोला जाता है इसको, ऐसे डेक्सट्रेन 60 और 70 बोल रहे हैं तो मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट डेक्सट्रेन 40 से ज्यादा है। Dextran 70, it is most commonly used preparation. It is expand the plasma volume for nearly 24 hours। 24 hours तक आपके जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको बढ़ा कर रखेगा। It is excreted slowly by the glomerular filtration as well as oxidized in the body over the weeks। Some amount is deposited in the reticuloendothelial cells। तो कुछ अमाउंट जो है वो सेल में इसका डिपॉजिट हो जाता है, अदरवाइज जितना भी आप डेक्सटिन पेशेंट को इन्फ्यूज कर रहे हो वो पूरा का पूरा एज सच फिल्टर आउट, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऐसे ही डेक्सटेन 40 है, इट एक्ट मोर रैपिडली देन द डेक्सट्रोज 70। डेक्सटेन 70 के कंपैरिजन में 40 जो होता है वो ज़्यादा तेजी से काम करता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। इट रिड्यूसेस द ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो जब ब्लड गाढ़ा होगा तो आप जब उसको डेक्सट्रेन इन्फ्यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका ब्लड जो है वो थोड़ा थोड़ा पतला होना लगेगा, तो विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इट इज excreted through the renal tubules and occasionally may produce the acute renal failure। The total dose should not exceed 20 ml per kg in 24 hours। Dextrane can be stored for 10 years and are cheap, so are the most commonly used plasma expander। ये आपका एल्बुमिन के कंपैरिजन में चीप होता है, तो इसलिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है या फर्स्ट लाइन कैटेगरी है उसमें पहले डेक्सट्रेन को यूज किया जाता है, इन द कैटेगरी ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड की कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर हमको कॉशन क्या रखना है कि डेक्सट्रेन डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉज द हाइपोनेट्रीमिया और अदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। मतलब जब आप किसी को डेक्सट्रेन इन्फ्यूज कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि डेक्सट्रेन सिर्फ एक आपका क्या है, कॉलॉइड प्रिपरेशन है। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज इस टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है ना। तो जिसकी वजह से यदि बहुत ज्यादा आप इन्फ्यूज कर दोगे तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। मतलब सोडियम आयन की कमी को बोला जाता है हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रियम नेट्रीमिया हो जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को डेक्सट्रिन चढ़ा रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ 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 हम उसमें एक क्रिस्टलॉइड प्रिपरेशन को भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलॉइड प्रिपरेशन मतलब रिंगर सॉल्यूशन हो गया आपका,
है ना। नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन हो गया, तो जिससे क्या है उसके इलेक्ट्रोलाइट की जो डिस्टरबेंस है वो नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड है आपका डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर या पॉलीजिलीन। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर या पॉलीपेप्टाइड दैट हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 30,000. It does not interfere with the blood grouping and cross matching and is the non-antigenic. Plasma volume of it maintain the plasma volume for the 12 hours. It is more expensive than the dextrane and can also be used for the priming of the heart, of lungs and the dialysis machines. तो ये तभी यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट का डायलिसिस पे हो कोई पेशेंट, या आपको हार्ट की या लंग्स की प्राइमिंग करनी हो। उस कंडीशन में ही हम डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर को जनरली यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है। अब यदि हम जिलेटिन में और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि यदि हम देखें, जिलेटिन का जो पीएच होता है वो होता है 7.0 से 7.6 के बीच, है ना। होल ब्लड का होता है 7.3 से 7.4। तो इसी तरीके से आइसो ऑनकोटिक आइसो यदि ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें तो जिलेटिन और होल ब्लड दोनों ही आइसो ऑनकोटिक होते हैं। तो ये टेबल ये शो कर रही है कि हम जो सिंथेटिक कंपाउंड पेशेंट को दे रहे हैं वो ब्लड के साथ कितना कंपेटेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलॉइड प्रिपरेशंस में ही हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च है, इसको हम बोलते हैं हीटा स्टार्च। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ethoxylated amylopectin of various molecular size that having a approx molecular weight is 4.5 lakh. It maintain the blood volume longer, क्योंकि इसका molecular weight ज्यादा है, पहले मैंने आपको बताया। तो ये एक लंबे टाइम तक आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा। इसको लेने से कोई भी रीनल फेलियर या कोगुलेशन जैसे प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज अप्रोक्स 40,000। ये आपके जो ट्रॉमा के विक्टिम्स होते हैं या ट्रॉमा के जो पेशेंट होते हैं उसमें 1950 से यूज किया जा रहा है। इट इंटरफेयर विद द ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग एंड इज अ हिस्टामिन रीजन। मतलब इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन को रिलीज करेगा मतलब एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा पेशेंट की बॉडी में। ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर कर सकता है। मतलब सपोज करो आपने ए ब्लड ग्रुप को दे दिया या बी ब्लड ग्रुप को दे दिया, तो इसमें हमको ये भी देखना होता है कि हम किस ब्लड ग्रुप के पेशेंट को पीवीपी इन्फ्यूज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। इट बाइंड टू पेनिसिलिन एंड इंसुलिन। यदि आप इनके साथ किसी पेशेंट को पेनिसिलिन या इंसुलिन दे रहे हैं तो वो कॉशियसली देना होगा, क्योंकि ये बाइंड करती है उनके साथ, है ना। तो फार्माकोडायनेमिकली ये इनर्ट नहीं है, ये फार्माकोडायनेमिक एक्शन शो कर रही है, इसलिए सबसे कम यूज किया जाता है आपका पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी क्रिस्टेलॉइड। क्रिस्टेलॉइड आप सभी ने जर्नल अपना कभी ना कभी हॉस्पिटल में देखा होगा। ये जितने भी हमारे सिंपल सेल नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन हो गया, 5% एक्सट्रोज हो गया, 10% एक्सट्रोज हो गया, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? क्रिस्टेलॉइड की कैटेगरी में। बेसिकली जितने भी क्रिस्टेलॉइड होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके। ये क्या करते हैं? ये आपका इंटरस्टिशियल वॉल्यूम, जो सेल का बीच का स्पेस होता है इंटरस्टिशियल वॉल्यूम, उसको एक्सपेंड करते हैं रादर देन द प्लाज्मा वॉल्यूम। इसके अंदर जो आते हैं हमारे आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड, जो कि आपके क्या करते हैं, जिनका जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। इसमें हमारा आता है 0.9% NaCl, रिंगर लैक्टेट और डेक्सट्रोज 5% D5W। ऐसे ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हो गया? जो कि जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन के साथ कम है, ब्लड की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में लो कंसंट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें आ जाता है हमारा 0.45% सोडियम क्लोराइड एंड 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ऐसे ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
तो देखिए आइसोटोनिक में आपका पहला एग्जाम्पल हो गया नॉर्मल सेलाइन, ये सभी ने आपने देखा होगा। इट इज अ प्रोटोटाइप क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, 9 ग्राम ऑफ NaCl per liter, that is makes a concentration of 0.9%. It's called the normal saline solution because the percentage of sodium chloride in the solution is approximate to the concentration of sodium and chloride in the intravascular space। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारी बॉडी के एक्चुअल फ्लूइड के बराबर होती है। इसलिए इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज 308 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। इसको हम कब इन्फ्यूज कर सकते हैं पेशेंट में, जबकि वो शॉक की कंडीशन में हो, हाइपोनेट्रीमिया हो, मतलब जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही हो, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही हो पेशेंट को, या बहुत ज्यादा उसका फ्लूइड का लॉस हो गया हो लाइक वॉमिटिंग में, डायरिया में, या हेमरेज के थ्रू। तब इनमें से किसी भी कंडीशन में हम पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन की जो ड्रिप है वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट में क्या होता है कि सोडियम नहीं होता है इसमें, बेसिकली इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और लैक्टेट का ये सॉल्यूशन होता है। सही है। तो जब भी हम यदि किसी को बहुत ज्यादा रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन ड्रिप इन्फ्यूज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपर क्लोरिमिक एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के, मतलब उसको क्लोराइड कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है उसकी बॉडी में, उसके साथ साथ क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एज अ डाइल्यूएंट फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एज अ डाइल्यूएंट की तरह हम इसको यूज नहीं करते। तो इसके लिए भी वही कंडीशन है, हम इसको कब यूज करेंगे, कोई वॉमिटिंग डायरिया का पेशेंट हो, बर्न का पेशेंट हो, जलने वाले जितने पेशेंट होते हैं जो सीवियर जल जाते हैं है उसमें, या हाइपोवॉलेमिक कंडीशन हो, इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तब हम क्रिस्टलॉइड का और कॉलॉइड सोल्यूशन का यूज करते हैं।